Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे पोलन ग्रेन्स के बारे में कि पोलन ग्रेन किस किस तरीके का हो सकता है, लार्जेस्ट पोलन कहाँ होता है, स्मॉलेस्ट पोलन कहाँ होता है, पोलन टैबलेट्स क्यों यूज़ की जाती हैं, ये सारी डिटेलिंग हमने लास्ट वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। हम पढ़ चुके थे कि माइक्रोस्पोर कैसे बने। पोलन मदर सेल से, एक पोलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। शुरुआत में माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है। वो टेट्राड एक दूसरे से, यानी कि माइक्रोस्पोर एक दूसरे से टेट्राड में चिपके रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलोज वॉल। धीरे धीरे कैलोज वॉल डिसॉल्व हो जाती है कैलेज एंजाइम से और जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो अलग हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे पोलन ग्रेन को। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड वी आर डिस्कसिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th, a very important topic. So here the structure of pollen grain कि पोलन ग्रेन हमें कैसा दिखाई देता है। पोलन ग्रेन के सबसे बाहर की जो वॉल है दैट इज एक्साइन, और एक्साइन का जिक्र हम कर चुके हैं। एक्साइन बनाती हैं यूबिश बॉडीज जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टेपेटल सेल्स में। टेपेटल वॉल की, यानी कि टेपेटम वॉल की टेपेटल सेल्स में यूबिश बॉडी प्रेजेंट होती हैं जो एक्साइन बनाने का काम करती हैं, यानी कि हार्ड कवरिंग को बनाने का काम करती है। अभी जो एक्साइन है कहीं कहीं से डिसकंटिन्यू हो जाती है, उस पार्ट को बोला जाता है जर्म पोर, यानी कि हर जगह ये कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यूड लेयर है। एक्साइन के अंदर आती है इंटाइन, एक्साइन के अंदर आती है इंटाइन। इन दोनों को एक साथ बोला जाता है स्पोरोडर्म। दोनों को एक साथ बोला जाता है स्पोरोडर्म। स्पोर की लेयर, डर्म का मतलब परतें, लेयर्स। अब जब हम बात करते हैं जर्म पोर की, तो जर्म पोर वो एरिया है जहां पे एक्साइन कंटिन्यू नहीं होती। एक्साइन और इंटाइन को एक साइड स्पोरोडर्म बोला जाता है। एक्साइन बाहर की वॉल है, इंटाइन एक्साइन के अंदर की है। इंटाइन के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है और साइटोप्लाज्म जो है वहां पे अबंडेंट फूड मटेरियल, यानी कि रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है। रिजर्व फूड मटेरियल क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जब यहाँ पे पोलन जर्मिनेट होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एनर्जी जरूरत रहेगी, तो यहाँ पे एनर्जी देने का काम करेंगे फूड मटेरियल जो कि रिजर्व है। जब हम अंदर जाएंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म में जब हम अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन की वजह से 2 टाइप की सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो ये बड़ा वाला जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये है वेजिटेटिव सेल, और ये छोटा जो पार्ट है ये वाला पार्ट ये है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं ट्यूब सेल न्यूक्लियस। तो इसी चीज को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हमें कैसा दिखाई देता है, एक्साइन और इंटाइन का होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां हम इंटाइन कह देते हैं इसको। यहां पे आ गई प्लाज्मा membrane. This one is the plasma membrane. So here the outer layer is having, outer layer में, outer wall में क्या present है? outer wall में present है एक्साइन। ये है एक्साइन।
तो यहाँ पे हमने एक्साइन बना लिया है, इंटाइन बना लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना ली है, 3 चीज़ें हम यहाँ बना चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक्साइन इंटाइन के फंक्शन क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम इसको लेबल कर देते हैं एक्साइन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटाइन की, जो एक्साइन के अंदर है इन टाइन। दोनों को एक साथ स्पोरोडर्म बोला जाता है और ये प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर क्या है? अंदर है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म डिवाइडेड है 2 टाइप्स ऑफ सेल्स में। जो बड़ी सेल है, लार्जर सेल है, उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल। सो दिस इज वेजिटेटिव सेल, और ये इसका न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो दूसरी सेल है, दिस सेल इज नोन एज जनरेटिव सेल। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है और इस सेल को हम बोल रहे हैं जनरेटिव सेल। क्लियर? अब जब हम बात करते हैं, कई कई जगह पे एक्साइन डिसकंटिन्यूड हो जाती है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं जर्म पोर। दिस पार्ट इज नोन एज जर्म पोर। तो ये एक पोलन का स्ट्रक्चर है, बाहर से और अंदर से। अब हम क्या करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ जब जाएंगे तो हर पार्ट को डिस्कस करते हुए जाएंगे। मेनली अभी हमें जो डिस्कस करना है वो एक्साइन और इंटाइन कैसे बनी होती हैं, किससे बनी होती, काम क्या करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइन की। एक्साइन इज आउटर वॉल। एक्साइन आउटर वॉल है, बाहर की बाहर है, हार्ड है, रिजिड है, हार्ड है, रिजिड है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्यों डिसकॉन्टिन्यूअस है? क्योंकि जगह जगह जर्म पोर प्रेजेंट है। जहां पे डिसकॉन्टिन्यू हो जाती है वहां बन जाता है जर्म पोर। इसका क्या फंक्शन है ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसके साथ साथ ऑर्नामेंटेड है। क्या है? ऑर्नामेंटेड। और किससे बनी हुई है? मेनली कंपोज्ड ऑफ स्पोरोपोलिनिन। वेरी इंपॉर्टेंट। किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। स्पोरोपोलिनिन क्या है इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेयर है दैट इज इंटाइन। इंटाइन क्या है? अगर एक्साइन आउटर वॉल है तो ये इनर वॉल है। अगर एक्साइन आउटर है तो ये इनर वॉल है। अगर एक्साइन हार्ड है तो इंटाइन इज सॉफ्ट। इफ एक्साइन इज रिजिड, रिजिड और हार्ड है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज फ्लेक्सिबल और इलास्टिक। कैसी है? इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है। कॉन्टिन्यूअस या अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है एक्साइन, सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस है। उसी का ही ऑपोजिट हमें लिखना है। ये कैसी है? डिसकॉन्टिन्यूअस है। और किससे बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टीन। किससे बनी है? सेल्यूलोज और पैक्टीन से बनी है। जब दोनों शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो बनता है पैक्टो सेल्यूलोज। किससे बनी हुई है इंटाइन? पैक्टोसेल्यूलोज से बनी हुई है। अब क्या होता है, इंटाइन फ्लेक्सिबल है। क्या जरूरत है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की?
जब हम कह सकते हैं कि जब पॉलिनेशन हो जाता है और पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है, तो जब स्टिग्मा पे जाके चिपकता है तो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, और जर्मिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन में बदलाव आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटाइन है, ये इंटाइन क्या करती है, ये इंटाइन बनाती है पोलन ट्यूब। किस पे बनाती है पोलन ट्यूब, कहाँ पे बनाती है, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा पे पोलन ट्यूब बनाने का काम करती है, और पोलन ट्यूब को रास्ता देने का काम जर्म पोर करता है, इसलिए जर्म पोर इंपॉर्टेंट है। तो जर्म पोर का मेन काम क्या है कि जब जर्मिनेशन हो जाएगा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा, तो पोलन ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक जाना है तो कोई रास्ता होना चाहिए, वो रास्ता देती है पोलन ट्यूब। बट सबसे पहले वो रास्ता कैसे बनेगा, इंटाइन बाहर आएगी, इंटाइन बाहर आके बनाएगी पोलन ट्यूब, तो बाहर आने में जर्मपोर मदद करता है, जर्मपोर के रास्ते से ही वो बाहर आती है इंटाइन। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जाएगी दोबारा से एक्साइन की। अब एक्साइन में जो स्पोरोपोलिनिन है ये इसको खास बना देता है। व्हाई इज इट सो, द पोलन ग्रेन इज, जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर क्या है, स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट है, और द स्पोरोपोलिनिन इज मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। रेजिस्टेंस है इसमें, किसी का भी फर्क नहीं पड़ता इस पे, कैसे रेजिस्टेंट है इसकी भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसकी बात करें स्पोरोपोलिनिन की, तो हम ये कह सकते हैं कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम्स, सो नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि एंजाइम से डिग्रेड नहीं होगा, एंजाइम भी इसको तोड़ नहीं सकते। इट कैन विथस्टैंड, यानी कि खड़ा रहेगा ये, इस पे किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट कैन विथस्टैंड विथ हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर में भी प्रभावित नहीं होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से भी प्रभावित नहीं होगा, और स्ट्रॉन्ग एल्कली से भी प्रभावित नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग एल्कली से भी प्रभावित नहीं होगा। यानी कि ना तो एसिड का फर्क पड़ेगा, ना एल्कली का फर्क पड़ेगा, ना हाई टेम्परेचर का पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पे ना तो बायोलॉजिकल फैक्टर काम करेगा, यानी कि ना तो एंजाइम काम करेगा, ना फिजिकल फैक्टर काम करेगा, और ना ही केमिकल फैक्टर काम करेगा। तो इस पे कोई भी चीज काम नहीं करेगी, इसको तोड़ नहीं सकती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फॉसिल के लिए पोलन ग्रेन का होना जरूरी है। जब कोई प्लांट फॉसिल में कन्वर्ट होता है तो हम किस आधार पे कह सकते हैं कि ये उस स्पीशीज का या उस पर्टिकुलर वेराइटी का स्पीशीज है, स्पोरोपोलिनिन की सहायता से। वी कैन ऑल्सो ट्रेस द प्रेजेंस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम की प्रेजेंस को भी हम टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ pollen grain. So this is all about the structure of the pollen grain and its importance. एक बार देख लेते हैं pollen wall, the outer thick hard discontinuous ornamented है कौन, एक्साइन, किससे बनी है, स्पोरोपोलिनिन से बनी है। Sporopollenin is most resistant organic material, withstand with high temperature, strong acid and alkali. Strong acid और alkali का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। And pollen, it keep pollen grains preserved as fossil, यानी कि pollen grain को fossil की तरह preserve करने में भी मदद करती है। एक और खास बात, जब हम एक्साइन की बात करते हैं तो एक्साइन का
एक एरे और पैटर्न है इसका एक पैटर्न और इसका एक एरे है। अब इसका एरे और पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम टेक्सोनॉमिकली स्टडी करते हैं, टेक्सोनॉमी के आधार पे जब हम एक्साइन को देखते हैं, तो एक्साइन का स्ट्रक्चर, एक्साइन में जर्म पोर कितने हैं और एक्साइन का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किस पैटर्न में अरेंज है पोलन ग्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दिख भी रहा है वैरायटी ऑफ पोलन ग्रेन्स हैं। हम देख सकते हैं कि कुछ पोलन ग्रेन में कांटे जैसे निकल रहे हैं, स्पाइक्स निकल रहे हैं, कुछ स्मूथ हैं, किसी में जो स्पाइक्स हैं उसके साथ एक स्पेशल अरेंजमेंट भी है। तो दिस इज ओरिएंटेशन। सो अलग अलग टाइप का ओरिएंटेशन शो करती है एक्साइन पोलन ग्रेन में। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बात अगर हम देखें कि अगर एक्साइन में जो जर्म पोर हैं वो यूजुअली 3 देखने को मिलते हैं और 3 जर्म पोर में मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट में। तो ऐसे पोलन ग्रेन जिनमें 3 जर्म पोर प्रेजेंट है उनको बोला जाता है ट्राइकॉल्पेट। क्या बोला जाता है? ट्राइकॉल्पेट। और जिसमें ये 3 जर्म पोर हैं, एक येरा और एक येरा, ये 3 जर्म पोर यहाँ पे प्रेजेंट है ट्राइकॉल्पेट। जिसमें एक जर्म पोर है उसको बोला जाता है मोनोकॉल्पेट। इसी के साथ साथ जब हम पोलन ग्रेन को देखते हैं तो ज्यादातर जो पोलन ग्रेन है वो येलो कलर के होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो पोलन ग्रेन का जो स्टिकी नेचर है, ऑयली नेचर है, दिस इज बिकॉज ऑफ द पोलन किट। किसकी वजह से होता है? पोलन किट की वजह से होता है। ये जो पोलन किट है ये एग्जैक्टली होता क्या है कि कुछ स्पीशीज के पोलन ग्रेन के ऊपर, कुछ स्पीशीज के पोलन ग्रेन के ऊपर क्या मौजूद होती है? मौजूद होती है ऑयली कवरिंग। ये ऑयली कवरिंग है और ये जो ऑयली स्टिकी कवरिंग है ये बनी होती है फैट एंड कैरोटिनॉइड से। अब ये जो ऑयली कवरिंग है या जो ऑयली लेयर है इसका काम क्या है? एक तो ये स्टिकी नेचर प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंसी इस पे आएगी तो उस पॉलिनेटिंग एजेंसी पे पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे, यानी कि स्टिकी नेचर देता है। साथ साथ में ये इस पोलन ग्रेन को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचना भी पोलन ग्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है, स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है, और ये जो येलो कलर है ये पॉलिनेटिंग एजेंसीज को अट्रैक्ट भी करता है। तो जब पॉलिनेटिंग एजेंसी अट्रैक्ट होके फूल पे आएंगी, पोलन ग्रेन का नेचर स्टिकी है, पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे पॉलिनेटिंग एजेंसी पे, और जब वो एजेंसी उड़ेगी, यानी कि ज़्यादातर ये इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स में होता है, तो इंसेक्ट्स जब उड़ेगा तो नेचुरली बहुत सारे पोलन ग्रेन को ले जाएगा, यानी कि पॉलिनेशन में मदद करेगा, क्योंकि चिपक चुके हैं और चिपक के आराम से एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी हैड स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो पोलन ग्रेन है वो एग्जैक्टली माइक्रोस्पोर से कैसे बनेगा। अभी तक हमने पढ़ा है माइक्रोस्पोर कैसे बना, पोलन मदर सेल से। अब जो आगे वाला वीडियो है वो हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन कैसे बना, यानी कि पोलन ग्रेन एग्जैक्टली बना कैसे, कैसे वो फ्लावर में स्टिग्मा तक जाएगा, या तो सेम फ्लावर में जाएगा, डिफरेंट फ्लावर में जाएगा, और किस तरीके से जर्मिनेट होगा।